ओके, गुड इवनिंग क्लास, लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। आज का सेशन में हम लोग चैप्टर 10 पहले ख़त्म करेंगे। चैप्टर 10 के साथ साथ हम लोग चैप्टर 6 भी करेंगे। कंपनीज एक्ट चल रहा था, कंपनीज एक्ट 2006 में चैप्टर 10 टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स एंड ऑडिट ऑफ कंपनीज एंड चैप्टर 6 टॉक्स अबाउट चार्जेस. Charges will be a new chapter. We have almost finished auditors wala chapter in the last class, save one section only, which is section 143. So today's agenda is to revise the whole of chapter 10 in a very nutshell, 5 minutes, and then after that I will start with the remaining section, which is 143. Then I will do Q&A from scanner of chapter 10 only, and then we will do a fresh chapter. We will begin with this chapter 6, which is known as charges, which covers section 77 से लेके 87. याद करो, चैप्टर 7 हम लोग कर चुके हैं. चैप्टर 7 starts with 88, so logically chapter 6 should end with 87. It's a serial flow. So this is the idea. Okay, now before I begin with section 143 of chapter 10, जो कि आज का पहला fresh topic होगा, एक बार रिवीजन बनता है तो मैं रिवीजन करा देता हूँ क्विकली. दिस चैप्टर 10 इज ऑल अबाउट ऑडिट ऑफ कंपनीज. यानी कि कंपनी एज अ लीगल फॉर्म अगर कोई खोलता है तो इट इज़ मैंडेटरी दैट एन ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड फॉर द कंपनी. नो दिस ऑडिटर इज द बेसिकली नोन एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, बिकॉज कौन सा स्टैट्यूट से इसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर माना जा रहा है? कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 जो है सेक्शन या धारा 139 के तहत कह रहा है कि हर कंपनी में एक ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए. और कैसे ये अपॉइंटमेंट होगा, तो कैसे ये अपॉइंटमेंट होगा इसमें मैं बताया कि अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और पहला ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आवश्यकता है कि 30 दिन फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन वो अपॉइंट कर दे. अगर बात हो रहा है कि दूसरा ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है? द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन एनुअल जनरल मीटिंग. वहाँ पे वन ऑफ द बिजनेसेस ऑफ द एजीएम इज व्हाट? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. एंड उसी में क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन भी हो जाता है. उसके बाद हम लोग क्या देखें? उसके बाद हम लोग देखें गवर्नमेंट कंपनी में ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला चीज़ और मेंबर्स वाला चीज़ सौंपा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. इंस्टेड ऑफ the auditor, it is the duty of the like CAG. Instead of the members, it is duty of the Comptroller and Auditor General of India to appoint the auditor in government companies. Now next what did we do? We have done another thing known as subsequent auditors of a government company. Subsequent auditors of a government company क्या करता है? Subsequent auditors of a government company वो लोग CAG ही अपॉइंट करता है within 6 months or 180 days from the beginning of the
फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होने का 180 दिन के अंदर अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मस्ट अपॉइंट द सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स इन अ गवर्नमेंट कंपनी. ओके, in case of appointment of first auditor, there's this thing which we had done where we had learned that first auditor अगर 30 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट 90 डेज नहीं, नेक्स्ट 60 डेज यानी कि टोटल 90 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन के अंदर द मेंबर्स इन एन ईजीएम कैन डू सो. After that, what did we do? After that, we had done that we had post appointment, there's another formality, there's a form to be filed with the ROC. Form number ADT1 shall be filed by the company within 15 days of appointment of an auditor. Then section 139 में ये भी पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, टेन्योर ऑफ एन ऑडिटर कितना होगा. मैं बोला था ऑडिटर shall be appointed for at least 5 years. ऐसा नहीं, एटलीस्ट नहीं बोले थे, मतलब मैं बोला था कि auditor can be appointed for a maximum period of 5 years, for a term of 5 years. Once his term of 5 years expires, if he is an individual proprietor or auditor, then he cannot, continue for the next 5 years, which is known as cooling off period. And not only that, if he is a firm, then he, or a LLP, if it's a CA firm or CA LLP firm, then it can be appointed as an auditor for 2 consecutive terms of 5 years, but it cannot be exceeded. 2 consecutive के बाद उसको भी 5 साल रेस्ट लेना पड़ेगा. That is rotation of auditor, which is new to Companies Act 2013. 1956 में ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं. उसके बाद हम लोग पढ़े थे कैजुअल वैकेंसी कैसे होता है, कॉजेज ऑफ कैजुअल वैकेंसी, एंड कैजुअल वैकेंसी हो तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा. मैं ये समझाने के बाद सेक्शन 140 कराया था. 140 वॉज रिमूवल, उल्टा. अपॉइंटमेंट का उल्टा क्या होता है? रिमूवल. ऑडिटर को कैसे रिमूव किया जाता है कंपनी से, यानी कि अगर ऑडिटर है तो ऑडिटर को एजीएम में कैसे हटाओगे. एजीएम में हटाने का प्रक्रिया नॉर्मल है, स्पेशल नोटिस दे के सेक्शन 115 का जो स्पेशल नोटिस का नॉर्म्स है वो फुलफिल करके देना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से जाएगा. बट अगर एजीएम का पहले ही अगर ऑडिटर को आप हटा दे रहे हो, रिमूव कर रहे हो, it is not resignation, I'm talking about removal, then in that case there has to be many procedures. Number 1 is board resolution has to be passed, then approval of CG has to be taken in form number ADT2, and lastly special resolution has to be passed within 60 days from such approval by CG. So these are the things which we have done in section 140. Alongside हम लोग देखे थे removal by NCLT also. Okay. And then we had done another big section which was section 141, which talked about qualifications and disqualifications of an auditor. वहाँ पे हम लोग बहुत कुछ चीज़ सीखे थे. उसमें पहला चीज़ सीखे थे कि ऑडिटर कौन हो सकता है. एक CA in practice, either individual or his firm or his LLP. Then we had done this auditor. ये जो ऑडिटर है, ये ऑडिटर आपका जो है, ये ऑडिटर डिसक्वालिफाइड कब कब हो जाएगा. मैं उसका 9 ग्राउंड्स बोला था, 9 ग्राउंड्स ऑफ डिसक्वालिफिकेशन. सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द 9 क्लॉजेस. उसमें 9th क्लॉज टॉक्ड अबाउट 144. अगर ऑडिटर कोई रेस्ट्रिक्टेड सर्विस प्रोवाइड करे तो ही विल बी डिसक्वालिफाइड. रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज में भी 9 पॉइंट्स हम लोग पढ़े थे सेक्शन 144 में. ओके, देन we had done section 142, 143 छोड़ दिए थे, 42 and 44. 42 was remuneration of auditor, which was very easy, and then 145 and 6 was even easier. It was basically duty of auditor to sign the audit report, and also section 146 is his right to attend the AGM. And then 147 talked about penalties and punishments on company, on directors and also auditor. याद है, ऑडिटर के ऊपर बहुत सारा पनिशमेंट अभी आ गया. एंड लास्टली हम लोग 148 कॉस्ट ऑडिट बोल के खत्म किए थे. दैट कंक्लूड्स आवर रिवीजन. लेट अस बिगिन विद सेक्शन 143, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. टुडेज क्लास इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस. यू मस्ट नॉट मिस दिस. एनीवे, सो सेक्शन 143 का बहुत सारा सबसेक्शंस है. उनमें से कुछ खास सबसेक्शंस जो है वो हम लोग को अभी लगेगा. तो दो सबसेक्शंस वी विल टॉक अबाउट, और वी विल फोकस एंड वी विल स्टडी, बिकॉज वी नीड टू smartly do this section, like I am saying, because this is a huge section
and most of the section is important for audit, that is the paper audit, 6th paper. Just a moment. Okay, so let us quickly go to our last section of this chapter, which was left, section 143. Okay, as you can see, section 143 का heading आप देख सकते हो, powers and duties of auditor and auditing standards. So when I refer to auditing standards, it is apparent that ये audit का ही चीज़ ज़्यादा है, समझ में भी आ रहा है. पावर्स ऑफ ऑडिटर्स कोई भी आदमी को जानना चाहिए. ऑफ कोर्स ऑडिटर का सर्वप्रथम पावर होता है कि ही मस्ट हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ही मस्ट नॉट, ही मस्ट हैव एक्सेस एट ऑल टाइम्स टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स, वेदर केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस. ऐसा नहीं है कि कोई और जगह में रखा है तो उसका वो पावर नहीं है वो लेने का. ठीक है. देन he is entitled to have necessary information and explanation. मतलब वो कभी भी जाके कोई भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी से नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांग सकता है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज एन ऑडिटर. ही कैन नॉट बी restricted or denied his right to inquire from people in the organization. He must have access to all records of its subsidiaries also. यानी कि सिर्फ होल्ड मतलब जो ऑडिटी है उसका नहीं, उसका सब्सिडियरी से भी वो मांग सकता है. सो दीज आर द पावर्स ऑफ ऑडिटर्स विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्शन 143 फॉर यू टू नो. सो प्लीज गो थ्रू इट वंस बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक. 3 ही है: पावर टू एक्सेस बुक्स एंड वाउचर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स, power to inquire and inspect or have necessary information and explanation from any person in the organization, and lastly all records of subsidiaries. Okay, now there's a very important addition or new part in this act for under this section, which is under duties of an auditor. Duties of an auditor के अंदर एक बहुत बड़ा नया पार्ट जुड़ गया है. वो क्या है? रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर्स. रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर्स का मतलब हुआ कि अगर आज मान लो कोई ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और उसको फ्रॉड नजर आया, उसको दिखा कि फ्रॉड हो रहा है इस कंपनी में, तो उसका ड्यूटी क्या होगा? स्टैट्यूट बोल रहा है कि 1 करोड़ का ऊपर का अमाउंट अगर इन्वॉल्व है उस फ्रॉड में, उसको लगे तो उसको ये रिपोर्ट डायरेक्टली सीजी को करना चाहिए, फॉर्म नंबर ADT 4. So that is the function of ADT 4. 4 ADT फॉर्म्स है. ठीक है. सो डायरेक्टली बोल दिया गया है कि ऑडिटर को बिना हेजिटेशन, बिना रुकावत डायरेक्ट पावर दिया जा रहा है और डायरेक्ट ड्यूटी बना दे रहा जा रहा है ऑडिटर का कि ऑडिटर यू आर बाउंड, ड्यूटी बाउंड टू रिपोर्ट एनी फ्रॉड अबव 1 crore if you have noted, directly to whom? Directed to the central government, which is the Ministry of Corporate Affairs. यानी कि डायरेक्टली सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ऑडिटर को आवश्यकता है कि चिट्ठी लिखने का फ्रॉड अगर 1 करोड़ का ऊपर हुआ और उसको लगे. क्लियर है? तो ये पहला चीज है जो नया है इस सेक्शन में, जो पुराना एक्ट में था नहीं. ओके, so देखो, let us go through it. It is another duty of an auditor, hence under this section 143. If an auditor of a company in the course of performance of his duties as auditor has reason to believe, of course उसको शक हो रहा है, that an offense of fraud involving an amount of 1 crore या ज़्यादा or above is being or has been committed in the company by its officers or employees, the auditor shall report the matter to central government. Auditor ये matter CG को
रिपोर्ट करेगा। अब कौन सा फॉर्म में कैसे करेगा वो सब अंदर में भी लिखा है, मैं बता दिया फॉर्म नंबर ADT 4 में कितना दिन के अंदर कैसे क्या करेगा, ये सारी चीज़ अभी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो देखो कैसे द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर हाउ। फर्स्टली बोला जैसे ही फ्रॉड पकड़ा जाता है ऑडिटर को पहला खबर देना पड़ेगा बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखो पहला चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी को पहले वो बताएगा कितना 2 दिन के अंदर, विद इन 2 days, मतलब विद इन नेक्स्ट 2 working days, नेक्स्ट 48 hours of coming to his knowledge any fraud which he has reason to believe has happened, he shall communicate the same to whom? The board or the audit committee, as the case may be in a company. हाँ है ना, audit committee is more independent than the board because it comprises independent directors. Board comprises dependent and independent both. Okay, then he will also seek reply from the management in this regard. मैनेजमेंट को बोलेगा या बोर्ड को बोलेगा कि भाई आप लोग का क्या ऑब्जर्वेशन है बताओ, विद इन नेक्स्ट 45 days। विद इन हाउ मच? 45 days। तो 2 दिन के अंदर फ्रॉड मिलने का 2 दिन के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको खुद को बोर्ड को बताना पड़ेगा। फिर वो बताने से 45 दिन के अंदर ही विल सीक ऑब्जर्वेशंस एंड रिप्लाई फ्रॉम द देम ऑन दिस मैटर। ठीक है, ऑन रिसीट ऑफ सच ऑब्जर्वेशंस, वो ऑब्जर्वेशंस एक बार मिल जाए, देन द ऑडिटर शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट एंड द रिप्लाई by the board or the company with his comments to CG within 15 days from receipt of the reply. Now you get it? तो पूरा टाइमलाइन दिमाग में रखना है, 2, 45, 15। In case the auditor fails to get any reply or observations, हो सकता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही शामिल है फ्रॉड में, वो लोग रिप्लाई दिया ही नहीं, तो फिर 45 दिन जिस दिन खत्म हो रहा है उस दिन से 15 days के अंदर he shall forward his report to the CG. Easy है, along with a note containing details of his report that it was earlier forwarded to the board or the audit committee for which he has not received any reply. ये भी लिख देगा कि कुछ रिप्लाई मिला नहीं, देखिए मैं तो मेरा काम कर दिया था। नाउ ये किसको पोस्ट होगा, मैं पहले भी बोला सेक्रेटरी ऑफ MCA को होगा। तो देखो सेकंड लास्ट D में लिखा है सेक्रेटरी MCA इन अ सील्ड कवर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। फ्रॉड का मैटर है तो सील कवर तो होना ही पड़ेगा। विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब जाके पता चले कि फुल प्रूफ हो के मिला के नहीं चिट्ठी। लास्टली द रिपोर्ट शैल बी ऑन लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर कंटेनिंग व्हाट? पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, बी साइंड बाय द ऑडिटर विथ हिज सील, शैल इंडिकेट हिज मेंबरशिप नंबर। क्लियर है? सो लास्टली मैं लिख दिया दिस स्टेटमेंट इज इन फॉर्म ADT 4। द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर शैल बी इन विच फॉर्म? ADT 4। क्लियर है? तो इसको एक बार माइंड मैपिंग करने के लिए हम लोग व्हाइट बोर्डिंग करते हैं इसका, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इट इज क्लियरली बीइंग सेड दैट जिस दिन ऑडिटर को रीजन टू बिलीव हुआ that fraud has happened, उस दिन से within 2 days he will have to report to board of director or audit committee। Are you getting me? उस 2 दिन से जिस दिन ऑडिट कमेटी को मिला तो उन लोगों को, देखो लैंग्वेज को एक बार दिखाने के लिए मैं लिए जा रहा हूँ, रिपोर्ट द मैटर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड, सीकिंग देयर रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस विद इन 45 days। मतलब नेचुरली 2 days, मतलब जिस दिन कम्युनिकेट करेगा उस दिन से 45 दिन।
ठीक है. So this 45 day has to start from here. ठीक है. तो नॉलेज ऑफ फ्रॉड से 2 दिन के अंदर वो रिपोर्ट करेगा बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी को, सीकिंग देयर रिप्लाई विद इन नेक्स्ट 45 days. Now if you know, I'm just doing this. Now जिस दिन रिप्लाई आ गया, if the reply received, then within next 15 days he will have to submit his report along with the reply to CG. है ना? Submit his report, which is ADT4, in the format ADT4, and reply to whom? CG, MCA, Secretary of MCA, in a sealed cover under his letterhead, and speed post with acknowledgement due receipt. क्लियर है? पूरा प्रक्रिया समझ में आया? अच्छा, ये सब चीज़ कब होगा? जब फ्रॉड जो उसको लग रहा है, जो उसका नॉलेज में आया है, ये फ्रॉड कितना अमाउंट का है? व्हेन फ्रॉड इज, हाँ, सो द हेडिंग ऑफ द डायग्राम शुड बी इन इफ ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, इफ फ्रॉड exceeds greater than equal to 1 crore. Duty of an auditor if fraud exceeds 1 crore. क्लियर है? और ये सबसेक्शन 143(12) है, a newly inserted section. Is it clear? पूरा समझ में आ रहा है? Okay. Then what has to be done? I'll speak now. क्लियर है? 1 crore अगर एक्सीड करता है तो ही तो ज़्यादा झमेला है, तभी तो ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है, तब जाके ये उपाय है. अब 1 crore अगर एक्सीड नहीं करता है तो क्या होगा देखना. ओके, नाउ सी, in case fraud involving lesser than the amount specified in sub rule 1, मतलब 1 crore से कम, the auditor shall report the matter to audit committee, of course, or to board immediately but not later than 2 days. Same चीज होगा, to of his knowledge, and shall report the matter specifying the following. ठीक है? वो जो रिपोर्ट करेगा वो रिपोर्ट में क्या क्या लिखेगा? नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व्ड, ऑफ कोर्स दैट हैज टू बी लेस देन 1 crore, एंड पार्टीज इन्वॉल्व्ड. अब क्या बोला? द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ द फ्रॉड रिपोर्टेड टू द ऑडिट कमिटी और द बोर्ड ड्यूरिंग द ईयर शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट. मतलब भले ही फ्रॉड का अमाउंट भले ही जो भी हो, फ्रॉड का अमाउंट भले ही जो भी हो, अगर ऑडिट कमिटी को पता चला है ड्यूरिंग द ईयर कोई फ्रॉड हुआ है, वो फ्रॉड 1 crore से ज़्यादा हो या कम हो, उसका और एक ड्यूटी होता है, बोर्ड रिपोर्ट में वो स्पेसिफाई करेगा 4 चीज़. देखो क्या क्या. नेचर ऑफ फ्रॉड, ऊपर में जो 3 चीज़ था वही है. नेचर ऑफ फ्रॉड विथ डिस्क्रिप्शन, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ द फ्रॉड और अमाउंट इन्वॉल्व्ड, एंड थर्ड इज who are the parties involved, and lastly what are the remedial actions taken. जैसे कि अगर एम्प्लॉय कोई चोरी किया है तो एम्प्लॉय जो पकड़ा गया है उसको क्या हम लोग निकाल दिए हैं ऑलरेडी, एंड निकालने के बाद उसके ऊपर रिकवरी के लिए लीगल एक्शन लिया गया कि नहीं, उसका जो बैलेंसेस ड्यू है कंपनी से, फाइनल सेटलमेंट जिसको बोलता है, उससे हम लोग काटे या सेट ऑफ किए कि नहीं, एडजस्ट किए कि नहीं. तो ये सारा हो गया रेमेडियल एक्शंस टेकन. नाउ यू गॉट इट. सो
I am saying it's very easy. If the amount involved in fraud exceeds 1 crore or above, is 1 crore or above, then the auditor has to report additionally to CG. If it doesn't, he won't have to report to CG. Everything else remains the same. यानी कि ऑडिटर जब 2 दिन के अंदर बोर्ड को या उसको देगा, तो बोर्ड को अगर 1 करोड़ से नीचे वाला फ्रॉड है तो बोर्ड को रिप्लाई नहीं देना पड़ेगा. बट ऑडिटर क्या देगा? ऑडिटर 3 चीज देगा: नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व्ड एंड पार्टीज इन्वॉल्व्ड. ठीक है. और बोर्ड को हर हालत में बोर्ड रिपोर्ट में ये मेंशन करना है, कोई भी फ्रॉड होता है तो क्या 4 चीज: नेचर ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, अमाउंट्स इन्वॉल्व्ड, पार्टीज इन्वॉल्व्ड एंड रेमेडियल एक्शंस टेकन. क्लियर है? अब देखो, पार्टीज इन्वॉल्व्ड का नाम तभी मेंशन करो अगर रेमेडियल एक्शन इज नॉट टेकन. ये बोर्ड रिपोर्ट का. क्लियर है? सो दिस इज comprehensive knowledge on what is the duty of an auditor for fraud. Okay, so we don't have many more slides. We have 3 to 4 slides. So this is quite big. I will teach you in a different manner now. मैं बोला था in depth जो करना है वो पोर्शन अभी हो गया ऑलमोस्ट. अभी जो पोर्शन है that is basically talking about auditor's duty. ठीक है? Auditor's duty only. This slide will talk about the fraud duties of an auditor in case of fraud only. But इसमें क्या बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ. इसमें जो point 3 है वो बोल रहे हैं कि companies whose auditors have reported frauds to audit committee or board but not reported to CG shall disclose the details about such frauds in board report in such manner. तो ऊपर में जो बोर्ड रिपोर्ट वाला मैनर देखे, कंपनी जिन लोग का ऑडिटर फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं किया सीजी को, तो फिर उन लोग को ये डिटेल्स ऑफ फ्रॉड्स बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा ही. बोला कि ये जो प्रोविजन आप पढ़े, अगर फ्रॉड सीए या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ना पकड़ के अगर ये फ्रॉड कॉस्ट ऑडिटर पकड़ता, तो फिर कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर म्यूटैटिस म्यूटैंडिस, देयर इज अ लैटिन टर्म, लीगल फ्रेज देखो पॉइंट 4 में. म्यूटैटिस म्यूटैंडिस का मतलब होता है सिमिलर, एज अबव, एज स्टडीड अबव. हम लोग सिमिलरली ये प्रोविजंस किसके ऊपर लागू होगा? कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी. तो वही लिखा गया है. और सेक्रेटरियल ऑडिटर के ऊपर, यानी कि सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, तीनों के ऊपर सेम चीज है. फ्रॉड पकड़ा गया तो सीजी को खबर दो. No duty of an auditor of a company may be subject to shall be regarded as having contravened by reason of his reporting the matter referred if it is done in good faith. बोल रहे कि देखो सीधा हिसाब, ऑडिटर का क्लाइंट का क्या रिलेशनशिप रहता है, कॉन्फिडेंशियल या पब्लिक? कॉन्फिडेंशियल. तो बोल रहे कि अगर ऑडिटर कल जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताता है तो ये उसका ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं माना जाएगा. यही तो उल्टा करके तो क्लाइंट उसको फंसा लेगा, बोलेगा हाउ डेयर यू, हाँ है ना, जाके उसको ना फंसा पाए ये भी कह दिया. क्लियर है? पेनल्टी ऑफ नॉन कंप्लायंस, बोला इफ ऑडिटर द कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148 और द सीएस अंडर सेक्शन 204 डू नॉट कंप्लाई विथ 143(12), then he shall be punishable with a fine which shall not be less than 1 lakh which may extend to. समझ में आया? कितना बड़ा पनिशमेंट दे दिया अभी. ठीक है. नाउ दीज 3 स्लाइड्स वी आर लेफ्ट विथ. ठीक है. इसमें 143, 5, 6, 7, 8 एक साथ है. 5, 3, 7, 8 बहुत ही मतलब हल्का है. मैं 2 सेक्शन आपको पढ़ाया नहीं डायरेक्टली. एक है सेक्शन 143 का 1 का ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर टू रिपोर्ट सर्टेन मैटर्स इन द ऑडिट रिपोर्ट विच इज सेम एज audit report chapter in audit, and duties of an auditor to report additional matters as per 143 subsection 3. So 2 sections we haven't done. One is 143(1), 143(3), and the other section which is there, that is 143(10). So ये 3 section
ऑडिट में रहेगा, इसीलिए बाकी सेक्शंस वी हैव डन, these 3 sections we haven't done. Okay, now let us see the remaining subsections quickly. The CNAG of India shall within 60 days from the date of receipt of audit report have a right to conduct a supplementary audit. तो हाईलाइट कर सकते हो, अगर बुक है तो बुक में सेम लैंग्वेज लिखा होगा सप्लीमेंट्री ऑडिट क्या होता है, तो लिखो इसके बगल में व्हाट इज सप्लीमेंट्री ऑडिट. देखो कभी कभार शॉर्ट नोट आता है ऑडिट में, खास करके ये ऑडिट जो लोग पढ़ेंगे या जब पढ़ोगे तब जाके ज़्यादा फायदा है. What is supplementary audit, or write short note on supplementary audit. There's another question, what is test audit, and write short note on test audit. ये दोनों टॉपिक यहीं पे क्लियर हो जाएगा because these are parts of section 143 duties of an auditor. तो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी के लिए कौन है, सीएनएजी. सीएनएजी जो है 60 दिन के अंदर अंदर ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर किसको देता है गवर्नमेंट कंपनी में, सीएनएजी को. सीएनएजी को ऑडिट रिपोर्ट मिलने का 60 दिन के अंदर अंदर सीएनएजी को राइट है कि अगर उसको लगे कुछ घपला हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो फिर ही कैन डायरेक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एडिशनल, एक्स्ट्रा. ठीक है, तो देखो कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय सच पर्सन और पर्सन्स, वही ऑथराइज करेगा. किसको करना होगा सप्लीमेंट्री ऑडिट, किसी और से करवाएगा ऑफ कोर्स. बाय सच पर्सन और पर्सन्स एज ही मे ऑथराइज इन दिस बिहाफ एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ द ऑडिट रिक्वायर इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड टू एनी पर्सन और पर्सन सो ऑथराइज्ड ऑन सच मैटर्स एज by such person or persons and in such form as the CNAG may direct. मतलब बोल दिया कि अगर ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के सीएनएजी को लगा कोई शक हुआ या उसको लगा कि एडिशनल कोई मैटर में उसको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या कराएगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाएगा. और वो सप्लीमेंट्री ऑडिट जो होगा वो सप्लीमेंट्री ऑडिट वो जिससे चाहे उससे कराएगा और उससे वही मैटर में इंफॉर्मेशन लेगा जो उसको ठीक लगे. क्लियर है? दिस इज द पर्पस ऑफ सप्लीमेंट्री ऑडिट. गॉट इट? एंड क्या लिखा, कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट. तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ एक सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट भी बन जाएगा, है ना. एनी कमेंट्स गिवन बाय द सीएनएजी अपॉन और सप्लीमेंट टू द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सेंट बाय द कंपनी to every person entitled to copies of audited financial statements and to be placed before AGM of the company at the same time and same manner as the audit report. बोल रहे कि सप्लीमेंट्री ऑडिट कमेंट्स का या ऑडिट रिपोर्ट का हैसियत ऑडिट रिपोर्ट जैसा ही है. ऑडिट रिपोर्ट को आपको कंपनी का मेंबर्स को सर्कुलेट करना पड़ता है एजीएम के पहले, नियम है. तो वैसे ऑडिट रिपोर्ट के साथ सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट भी देना पड़ेगा. अच्छा, सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट क्या नॉन गवर्नमेंट कंपनी में होता है या गवर्नमेंट तो बोल ही दिया. ठीक है. अच्छा, दूसरा चीज, ये जो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट ये क्या एजीएम में पढ़ के सुनाया जाएगा? हाँ, बिकॉज ये पूरा सेम इसका हैसियत है, स्टेटस है एज ऑडिट रिपोर्ट. तभी तो सप्लीमेंट्री दोनों मिलके. टेस्ट ऑडिट, जस्ट गो थ्रू व्हाट इज टेस्ट ऑडिट. Okay, all right. Now the test audit क्या बोल रहे हैं? टेस्ट ऑडिट तो नाम से ही पता चल रहा है सरप्राइज एलिमेंट शुड बी देयर. सो फॉर गवर्नमेंट कंपनी और कंपनी कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, द सीएनएजी ऑफ इंडिया इफ ही कंसीडर्स नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट, by an order cause test audit to be conducted of the accounts of such company without prejudice to the provisions related to audit and auditors. मतलब audit and auditors से जुड़े हुए जो provisions हम लोग पढ़े अभी, उसको prejudice यानी कि नुकसान ना पहुंचाते हुए उसको untouched रख के एडिशनल वो अगर चाहे तो टेस्ट ऑडिट करवा सकता है कोई भी गवर्नमेंट कंपनी का, अगर उसको लगे ज़रूरत है. क्लियर है?
तो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 19A ऑफ CNAG's power shall apply to report of such test audit. Okay, next is the last subsection जो हम लोग इसके साथ section 143 will come to an end. We will see some of the question answers and we will start with charges. Okay, now audit of accounts of branch office of a company. अच्छा, लास्ट क्लास अगर याद है तो हम लोग डिस्क्वालिफिकेशंस में सीलिंग लिमिट बहुत अच्छे से पढ़े था। सीलिंग लिमिट बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था और पढ़े भी थे हम लोग। सीलिंग लिमिट में हम लोग ब्रांच ऑडिटर के बारे में थोड़ा बहुत सीखे थे ना। मैं बोला था ना कि अगर एक बड़ा कंपनी है जिसका 100 ब्रांचेस है, SBI जैसे, तो SBI का हर ब्रांच का ऑडिट तो प्रिंसिपल ऑडिटर नहीं कर पाएगा जो HO का ऑडिटर है। तो हो सकता है कि SBI क्या करे, SBI अपना ब्रांचेस को पावर दे दे कि ऑटोनोमस पावर होना चाहिए कि वो लोग अपना अपना लोकल जो CA फर्म्स है अपना लोकेलिटी में या अपना शहर में, उन लोग से अपना ब्रांच का ऑडिट करा ले। सो वो ब्रांच ऑडिटर फिर अपना ऑडिट रिपोर्ट HO को भेज देगा जो प्रिंसिपल ऑडिटर देख लेगा। सो branch auditor is also a statutory auditor only, but for the whole company or for that part, for that branch. He is not less than a statutory auditor. His duties are same as that of stat auditor only, but only pertaining to that portion of the FS which belongs to the branch or that part. Now you got me? So principal auditor and branch auditor का हैसियत सेम है, स्कोप एक जन का बड़ा है, एक जन का छोटा है। क्लियर है? बट फंक्शंस, पावर्स, हैसियत सब एक है। इनफैक्ट हम लोग इसीलिए पढ़े थे कि काउंटिंग में भी एक ही माना जाएगा सीलिंग लिमिट में, दोनों का ही। क्लियर है? सो दिस वाज ब्रांच ऑडिट, जस्ट अ रिकैप, बिकॉज ब्रांच ऑडिटर के बारे में अभी हम लोग देखेंगे ड्यूटीज। तो देखो, where a company has a branch office, the accounts of that office shall be audited either by company's auditor or by any other person qualified for appointment as an auditor, यानी कि CA ही वही होना पड़ेगा, सेम चीज। ब्रांच ऑफिस अगर इंडिया का बाहर है, हो सकता है ना फॉरेन ब्रांच है। इफ द ब्रांच ऑफिस इज आउटसाइड इंडिया or a country outside India, the accounts of the branch office shall be audited either by company's auditor or an accountant or by any other person duly qualified to act as an auditor of accounts of branch office in accordance with laws of that country. तो उस country का CA भी कर सकता है या हम लोग का CA भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी का उसके ऊपर, लॉजिस्टिक के ऊपर। ठीक है, लास्ट चीज क्या बोला, the duties and powers of company's auditor with reference to audit of branch and branch auditor if shall be contained in section 1 to 4 of subsection 143। तो सेम ही है, कंपनी का ऑडिटर एंड ब्रांच ऑडिटर का जो ड्यूटीज है सेम ही है। मैं वही बोला, दोनों ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। The branch auditor shall prepare a report on the accounts of the branch examined by him and send it to the auditor of the company, and who shall deal with it in his report in such manner as he considers necessary। ठीक है, प्रोविजन ऑफ फ्रॉड भी सेम ही है। देखो, द प्रोविजंस रिगार्डिंग रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड ऑफ ऑडिटर शैल आल्सो एक्सटेंड टू सच एज ब्रांच ऑडिटर जस्ट फॉर इट्स कंसर्न ब्रांच। क्लियर? सो दिस इज एग्जॉस्टिवली फिनिशिंग सेक्शन 143 जो हम लोग चाहे थे। अभी जल्दी से कुछ Q&As देख लेते हैं स्कैनर से, जो लास्ट दिन नहीं हो पाया। उसके बाद वी विल start with a new chapter as planned। Sorry।
Okay, write down this question. On the recommendation, okay, you can give the heading 2014 November, the term. On the recommendation of the board of directors, on the recommendation of the board of directors of DJA Company Limited, Mr. R is appointed at company's AGM. Mr. R is appointed at company's AGM held on 1st of October held on 1st of October 2014 as a company auditor for a period of 10 years. Okay. Now, write down a resolution to this effect was passed unanimously with no vote against the resolution. A resolution to this effect was passed unanimously with no vote against the resolution. With no vote against the resolution. Okay? Full stop. Explaining the provision of Companies Act. Explaining the provisions of Companies Act 2013. Explaining the provisions of Companies Act 2013 relating to the appointment and reappointment of auditors. Examine the validity of the above resolution. Full stop. Examine the validity of the above resolution. Full stop. Number 2, what shall be your answer? What shall be your answer in case an audit firm Messrs. R and Associate is appointed as the company's auditor. I want you to write a couple of more questions. एक साथ लिख लेते हैं, फिर 3 सवाल करके और नहीं करना है. Yeah, sure. So I can send pictures in the group for the sake of the audience online. I am just reading it out. So I am reading it out. You won't have to write down. You get the pictures. Those of you want to write down, please write down. So
let us discuss first question one at a time. Let's go. That's even better. So please read the question which I've just given, dictated, and form an answer in your mind, and I will discuss. Okay. So the first question states that बोर्ड का रिकमेंडेशन में एक कंपनी का मिस्टर आर बोल के एक इंडिविजुअल सीए को अपॉइंट किया गया एजीएम में, और 10 साल के लिए अपॉइंट किया गया, और जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो एकदम 100% सब लोग ने हाँ बोल दिया, कोई ना बोलने वाला था ही नहीं। अब पूछ रहे कि जो कंपनीज ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट लेके जो पढ़ाई हम लोग किए सेक्शन 139 में, क्या उसके अनुसार ये सही है या गलत है? ये तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? This is not correct. Very good. Why? Because an auditor can be appointed for a period of 5 years at max if he is an individual CA, but that can be extended by another 5 years and become 10 years only if it is a firm. But here he is not a firm and he is an individual CA. Hence ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है और ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ये गलत है, ये वैलिड नहीं है. That's the answer. You're correct. The second part of the question, of course I have discussed it, had in place of an individual CA a firm been appointed, then it will stand valid, because a firm can be appointed for 2 consecutive terms of 5 years, making it 10 years. Clear है? पूरा समझ में आया? Okay. So let us come to the next question which I have shared in the WhatsApp group. Those of you who are there in the WhatsApp group, for people who are not there in the WhatsApp group, I am reading the question out, you can write down. Okay. Prakash Carriers Limited appointed Mr. R as its auditor in AGM held on 30th September 2009. PC Limited appointed Mr. R, I'm shortening the names, as its auditor in AGM held on 30th September 2009. Full stop. Initially, he accepted the appointment. Initially, the auditor accepted the appointment, but he resigned from his office on 31st October 2009 for personal reasons. Once again repeating, initially the auditor accepted the appointment, but he resigned from office on 31st October 2009 for personal reasons. Full stop. The board of directors seeks your advice for filling up the casual vacancy by appointment of Mr. Albert as auditor. Mr. A as auditor. The BOD seeks your advice for filling up the vacancy by appointment of Mr. A as auditor. Full stop. Advice also suggests the procedure to be adopted in case Mr. A is proposed to be removed from his office before the expiry of his term. Clear hai? So can you answer? Can you try at least? Okay. So first case is casual vacancy का fill up कैसे होगा?
अच्छा, पहला चीज कैजुअल वैकेंसी होता क्या है? सेक्शन 139 में ही हम लोग पढ़ लिए थे फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी कैसे होगा। देखो यहाँ पे एक ऑडिटर है जो रिजाइन कर दिया, this is resignation, this is casual vacancy caused by resignation. So when the casual vacancy is caused by resignation, you have to follow the protocol which is given under section 139 and 139 में क्या बोला था याद करो कि ऑडिटर जब रिजाइन करता है और कैजुअल वैकेंसी पैदा होता है तो उस दिन से 30 दिन के अंदर, यानी कि 31 अक्टूबर से 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज the board of directors will have to fill up the casual vacancy and Mr. A को डाल सकता है, but then again that has to be ratified, that is subsequent approval has to be sought by the members within 3 months of that appointment. Within 3 months from that appointment you have to get a subsequent approval. सो अपॉइंटमेंट से 3 महीने के अंदर वापस सब्सिक्वेंट अप्रूवल यानी कि रैटिफिकेशन बाय मेंबर्स होना चाहिए। क्लियर है? तो ये बोलने के बाद आपका बोलना पड़ेगा कि मिस्टर एल्बर्ट को अगर एजीएम के पहले आप हटाना चाहो तो कैसे हटाओगे? उसका तो सेम उपाय है ना जो उपाय हम लोग पढ़े सेक्शन 140 में, रिमूवल बिफोर एजीएम, यानी कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसका 30 दिन के अंदर सीजी का अप्रूवल लेने के लिए एडीटी 2 भरना पड़ेगा, एंड सीजी का अप्रूवल मिल गया तो उसका 60 दिन के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन से मिस्टर एल्बर्ट को वापस एजीएम के पहले हटा सकता है कंपनी। क्लियर है? सो दिस इज द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन विच वॉज देयर। ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। आई एम रीडिंग आउट, please those who want to copy can copy, those who have the screenshot or the scanner they can refer to it. It's 2009 में का सवाल है, बहुत पुराना। Okay, so the next question, examine the validity of the following with the reference to, examine the validity of the following. I'm shortening it. Okay, now write down, Mr. P, a CA in practice, Mr. P, a CA in practice, was appointed as the auditor of ABC Limited, a company which is a subsidiary of DGH Limited, a company which is a subsidiary of DGH Limited. Clear है? Now DG full stop देने के बाद वापस DGH Limited has another subsidiary called PKM Limited. DGH Limited has another subsidiary called PKM Limited. Mr. P had taken a loan of 6 lakh rupees, has taken a loan of 6 lakh rupees from PKM Limited. ठीक है? And the loan is outstanding as on that date, and the loan is outstanding as on the date of his appointment as auditor in ABC Limited, as an auditor in ABC Limited. मेरे को बताइए क्या ये सही है या गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग पढ़े थे डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 याद करो, उसमें 9 क्लॉजेस था, उसमें क्लॉज नंबर 4 याद करो, सीए या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव 3 चीज नहीं कर पाएगा, कंपनी में कोई इंटरेस्ट या सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर पाएगा, अगर रिलेटिव हो तो 1 लाख फेस वैल्यू तक होल्ड कर पाएगा। ठीक है? दूसरा चीज जो था वो था कंपनी, the CA or his relative or his partner cannot be indebted to the company for more than an amount of rupees 5 lakh. एंड ये सिर्फ कंपनी नहीं, कंपनी का कोई होल्डिंग या सब्सिडियरी या को सब्सिडियरी, इन दिस केस इट इज अ को सब्सिडियरी, बिकॉज होल्डिंग का एक सब्सिडियरी है कंपनी जिसमें वो ऑडिटर है और दूसरा सब्सिडियरी से वो लोन लिया हुआ है। क्लियर है? एंड फॉर दिस रीजन
he will be disqualified from his being appointed as the auditor. So these are the types of the questions which have come from this chapter. We have seen a few in the last class and now we are seeing some more. We will go ahead and see if some more questions are left which we haven't seen. No. Okay. One more question. We can just write this one and then we can start with chapter 6. I am sending the snap and also reading out for people who want to write. Okay. YG Limited reappointed S and Company. YG Limited reappointed S and Company, a firm of CA as auditors. Once again, YG Limited reappointed S and Company, a firm of CA or CA firm, as auditors of the company at AGM on 30th September 2011. I will repeat, do not worry. YG Limited reappointed S and Company, a CA firm, as their auditors on their AGM, at their AGM on 30th September 2011. Okay. The wife of one of the partners of Suresh and Company, the wife of one of the partners of Suresh and Company acquired large number of equity shares in YG Limited on 5th October ठीक है. Okay. But Suresh and Company continues to function as the statutory auditor of the company. But S and Company, that is the CA firm, continues to function as the statutory auditors. Now they are asking you to examine the validity of such reappointment and whether the auditor will be disqualified or not. Of course, आप लोग को पूरा शुरू से प्रोविजन इन लॉ को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा और प्रोवाइड करना पड़ेगा. आप याद करो तो अभी मैं रिवाइज जो कराया उसी रिवीजन में सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 का डिस्क्वालिफिकेशन में द 3rd 4th क्लॉज का फर्स्ट पॉइंट इज गेटिंग इन्वोक्ड, विच इज यू कैन नॉट होल्ड अ सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन अ कंपनी if you are an auditor or a partner or a relative. हाँ है ना. तो now here it is the relative of a partner because Y is within the definition of relative and relative of a partner आपका खरीद लिया, but कितना खरीदा बोला नहीं, तो आपको प्रोविजन देना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा उसको एक्सीड करने से डिस्क्वालिफाइड है और उसको एक्सीड ना करने से डिस्क्वालिफाइड नहीं है. ऐसे करके आंसर छोड़ना है. क्लियर है. तो बेसिकली आपका इक्विटी शेयर्स ऑफ YG लिमिटेड आर हेल्ड बाय द वाइफ ऑफ वन ऑफ सच पार्टनर्स. ठीक है. तो यहाँ पे डीम्ड कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से अगर ये 1 लाख के ऊपर है, फेस वैल्यू 1 लाख के ऊपर है शेयर्स का. ठीक है. हेंस सेक्शन 141(3) के तहत इसको वैकेशन माना जाएगा. ठीक है. एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का गाइडलाइंस भी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, ये ऑडिट में पढ़ाया जाता है. तो ये गाइडलाइंस के तहत कि अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका पार्टनर का कोई रिलेटिव, ठीक है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट या 20% या ज़्यादा कोई संस्था में होल्ड करता है तो उस संस्था में आपको ऑडिट नहीं करना चाहिए. इट्स अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. दैट इज वाई इफ
once again, it is a question of fact which they have not given. If the wife holds or buys or acquires shares which is more than the substantial interest, which is usually 20% or 1 lakh face value, then it is wrong, and they will be deemed to have vacated the office the day on which such acquisition takes place. Clear hai? So this is the answer, how you'll have to answer. Okay. Okay, so we are starting with a new chapter, chapter 6. Okay, I was saying that we will do a small portion today, and in the next class we will do most of the portion. So chapter 6, charges. Now charges शुरू करने से पहले बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो मैं क्लियर करूँगा, और उसके बाद ये चैप्टर को हम लोग अप्रोच करेंगे. तो फर्स्ट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ चार्जेस. ये टर्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये कहाँ से आता है, कितना तरह का चार्जेस होता है, ये सारा पहले हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है, ओके. तो देखते हैं. पहला चीज़ जो मेरे को समझाना है वो है चार्जेस है क्या. चार्जेस है क्या ये मैं बोलूँगा, बट बोलने से पहले इस चैप्टर का 10 सेक्शन क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे. बट वो बोलने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए, उसके बाद इसमें आके शुरू करेंगे स्लाइड से. ओके. मीनिंग ऑफ द वर्ड चार्ज, यही इसी का डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे. सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस द वर्ड चार्ज. इसका टेक्निकल मीनिंग जो बुक में लिखा हुआ है ये जानने से पहले एक थियोरेटिकल आइडिया होना चाहिए. अच्छा, हम लोग जब लोन लेते हैं, ये लोन जिससे लेते हैं उसका नाम होता है लेंडर, और जो लेता है उसका नाम होता है बोरोअर. ये तो आसान चीज है. वन हु बोरोज इज अ बोरोअर, वन हु गिव्स इज द लेंडर. लेंडर मनी दिया उधार में बोरोअर को, और बोरोअर ये रीपे करने का वादा किया. promises to repay with some interest. Clear है? This is how a loan agreement is chalked out, a typical loan agreement. बट इसमें बहुत बड़ा एक चीज मैं मिस कर रहा हूं जो आपको पकड़ना चाहिए, वो है सिक्योरिटी. इंटरेस्ट मैं बोला एट अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट. ठीक है. सो मेरे को बताओ इसमें मिसिंग अगर कुछ है तो क्या दिख रहा है? 10 सिक्योरिटी. क्योंकि ये जो भरोसा करके इसको दे रहे कि ये वापस दे देगा, अगर ये ना दे पाए तो ये तो डूब जाएगा ना. तो ये जो भरोसा होता है, ये भरोसा करने के लिए ये बोरोअर से कुछ सिक्योरिटी मांगता है. बोलता है कि इन द एब्सेंस और इन द फेलियर ऑफ योर रीपेमेंट, हाउ विल आई रिकवर द अमाउंट, गिव मी सम सिक्योरिटी और फर्निश सम सिक्योरिटी एंड देन टेक द लोन. और आस्क फॉर अरेंजमेंट ऑफ सम गारंटर. बोलता है कोई गारंटर लेके आओ जो गारंटी करेगा, अगर तुम नहीं पे कर पाओ तो वो कर देगा. हाँ है ना. तो ये जो फंडा है, ये फंडा कोई एक्स्ट्रापोलेट करके हम लोग ये चैप्टर समझ पाएंगे. इसी फंडे में खड़ा है चार्जेस का कॉन्सेप्ट. तो चार्ज इज नथिंग बट द लियन और इंटरेस्ट
created in an asset or property of the company, charge is an interest or lien created on the asset or property of the company, created on the asset or property of the company to, for what? For this matter, securitization as a security. ठीक है, तो एक कंपनी का एसेट्स या प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई सिक्योरिटी हम लोग क्रिएट करें या लियन क्रिएट करें, तो वो एसेट के ऊपर जो सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है, जो लियन क्रिएट हो रहा है, जो इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ये राइट को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। ये राइट किसके पास जा रहा है? लेंडर के पास। किससे जा रहा है? बोरोअर से। तो क्रिएशन ऑफ चार्ज इज नथिंग बट दैट, एंड द चार्ज होल्डर विल बी नोन एज लेंडर. लेंडर विल हैव द चार्ज ऑफ द राइट और द इंटरेस्ट ऑफ द लियन इन द प्रॉपर्टी और द एसेट ऑफ द बोरोअर. नाउ यू गॉट मी? पूरा क्लियर है? अब चार्ज ना रियल लाइफ में तीन तरीके से आप देखोगे, तीन तरीके से देख पाओगे चार्ज. बहुत आसान है. एक को हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, ये फाउंडेशन में भी मैं बोलता था. एक को बोलते हैं मॉर्टगेज, एक को बोलते हैं हाइपोथिकेशन, और एक को बोलते हैं प्लेज. ये टर्म्स सारे चार्ज के ही है. ऑल you know, three of these terms mean the same thing. They are not different. They have the same meaning. They carry the same meaning, but they have subtle differences. You need to understand that as a law student. So mortgage is basically a charge created on a immovable property. So property या asset in question अगर immovable है तो हम लोग hypothecation नहीं बोलेंगे, pledge नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? Mortgage. So it's a charge created on immovable property. Similarly, a charge created on a movable property is known as hypothecation. Movable prop or assets. Lastly, pledge though has to be on, goods and movable assets only. So pledge also movable goods. Usually goods, movable goods. Okay, ये तो हो गया नेचर ऑफ एसेट. डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एसेट और टाइप ऑफ एसेट. So this distinction is solely based on the type of asset which can be furnished as a security. But if we talk about possession, physical possession of the asset, मेरे को बताइए, आप देखते हो ना गाड़ी के पीछे लिखा रहता है हाइपोथिकेटेड, बिकॉज गाड़ी इज अ मूवेबल एसेट, तो नेम इज हाइपोथिकेशन. बट गाड़ी चला कौन रहा है? बोरोअर या लेंडर? बोरोअर. सो द पोजेशन ऑफ द एसेट इज ऑलवेज, बोथ इन केस ऑफ मॉर्टगेज और हाइपोथिकेशन, इज ऑलवेज विद द बोरोअर. बट प्लेज इज अ स्पेशल केस वेर आप गिरवी रख रहे हो फिजिकल पोजेशन देके. बंगाली में बोला जाता है बंदूक या बंधक. ठीक है, तो ये जो गिरवी रख रहे हो आप किसी को पोजेशन देके और उससे फिर उधार ले रहे हो, इसको बोला जा रहा है प्लेज. इसमें पोजेशन आपके पास नहीं है. ठीक है, पोजेशन इज विद द लेंडर. सो दिस इज द प्राइमा फेसी basic difference between mortgage, hypothecation and pledge, which are all forms of charges only. Clear? So this is very important basic concept without which this chapter cannot be started or shall not be started. Clear है? अब चार्ज को रजिस्ट्रेशन कराना है. हम लोग तो चैप्टर का नाम देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस. तो रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना है? रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाना है कि आज अगर मान लो एक बिल्डिंग है. ये बिल्डिंग ICAI का है, CA इंस्टीट्यूट का. ये बिल्डिंग का वैल्यू है 20 करोड़. ठीक है, belongs to ICAI. This is a building worth 20 crores. Now ICAI is looking for a loan. It goes to SBI
एंड एसबीआई को बोला कि देखो भाई एसबीआई हमको लोन चाहिए, सो एसबीआई अप्रूव्स द लोन, बट एसबीआई क्या फ्री में इसको लोन देगा या सिक्योरिटी मांगेगा? सिक्योरिटी। तो आईसीआई पुट्स द बिल्डिंग ऑन मॉर्गेज। आईसीआई स्टेट्स दैट एसबीआई देखो मैं लोन ले रहा हूं, तुम मेरे को लोन दो, मैं लोन ऑफ ₹10 करोड़ के खिलाफ ये जो 20 करोड़ का बिल्डिंग है इसको मैं एज अ सिक्योरिटी रख रहा हूं, बिल्डिंग एज अ सिक्योरिटी रख रहा हूं, तो अ चार्ज इज गेटिंग क्रिएटेड। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई टू रजिस्टर दिस चार्ज? लेट अस अंडरस्टैंड। देखो आज ये बिल्डिंग का वैल्यू तो दुगना है, तो ये बिल्डिंग तो मोर देन एडिक्वेट है। अगर अब आईसीआई को और पैसे का जरूरत हो, वो दूसरा बैंक के पास जा ही सकता है, एचडीएफसी, और अभी उसको 1 करोड़ का जरूरत है, 1 करोड़, तो 1 करोड़ वर्किंग कैपिटल दरकार है, तो 1 करोड़ इसको एचडीएफसी देगा, बट एचडीएफसी को वापस क्या चाहिए? सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पे अब आईसीएआई जो है उसका तो ऑलरेडी लोन के खिलाफ बिल्डिंग को मॉर्टगेज कर दिया वो एसबीआई को, बट एट द सेम टाइम यू हैव आइडिया ऑफ वैल्यूज। देखो 10 करोड़ का लोन के खिलाफ 20 करोड़ का बिल्डिंग, तो ये तो अनयूटिलाइज्ड है ना, इसमें अभी कैपेसिटी है ना और भी पैसा, तो ये सेम बिल्डिंग क्या प्लेज कर मॉर्टगेज कर सकता है? हाँ, बट उसमें घपला भी तो हो सकता है। तो एक बिल्डिंग देके सोचो मैं क्या 50 लोन ले लूंगा? नहीं, बट ले तो सकता हूं, अगर तुम देख पा रहे हो, है ना। जाके ये ना हो कोई भी चार्ज मेरा एसेट के खिलाफ अगर क्रिएट हुआ है, ये मेरे को रजिस्टर करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा, जाके पब्लिक रिकॉर्ड में आ जाए कि ये बिल्डिंग के खिलाफ चार्ज है, कितने का चार्ज है वो भी लिखा है, तब जाके एचडीएफसी ये बिल्डिंग का खोज लेगा या ये सिक्योरिटी या एसेट का खोज लेगा रजिस्टर ऑफ चार्जेस में, और उसको पता चल जाएगा इस बिल्डिंग के खिलाफ ऑलरेडी लोन है कितने का, तब जाके एचडीएफसी या लेंडर प्रोसीड करेगा वैल्यूएशन करके और लोन फॉरवर्ड करेगा। क्लियर है? द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग अ चार्ज मस्ट बी क्लियर टू अ स्टूडेंट। क्रिएशन ऑफ चार्ज इज नो बिग डील, but why we shall register charges, or else fraud will go on increasing in the market, in the credit market, in the loan market, है ना। So this is the prima facie funda why charges are registered or have to be registered. Clear है? तो यहां तक पूरा clear है? If you want to copy, you can copy. You have copied? No, this you have copied, I believe. Okay, the diagram also. Okay, this you want to copy? 2016 and 2017, तो बाद में, पहले और बाद में। पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज Okay, now we will look at the definition and the
flow of the chapter, and then once again I will explain to you duty to register, charge and जितना हो सके आज का क्लास में. ओके, सो पहला चीज़ देखो, ये चैप्टर बहुत छोटा है क्योंकि 10 ही सेक्शंस है, इसमें 11 सेक्शंस है, 77 से लेके 87. ठीक है, all these sections are talking about something or the other relating to registration of charge only. That's why name of the chapter is so. It is included within chapter 6 of Companies Act. And पहला चीज़ जो हम लोग समझेंगे वो है definition of the word charge, which is of course definitions are given in section 2. That's why section 2 subsection 16. Then duty to register charge किसका है, कंपनी का या लेंडर का? ऑफ कोर्स कंपनी का है, और कंपनी अगर नहीं करता है तो लेंडर को भी पावर दिया जा रहा है कि वो रजिस्टर करवा ले. ठीक है, सेक्शन 77. देन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कैसे किया जाएगा, 78. एंड देन डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, एंड देन सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, and then register of charges and changes therein, 81 and 85. And then lastly punishment of for rectification. ठीक है, so all these things we will see one after another. book में भी same तरीके से है. so first thing which we will focus on is the meaning of this word charge. okay, clear? so meaning of this word charge, मैं आपको बताया कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है an interest or lien created on the asset or property or whom, the company or its subsidiary, that is or its undertakings or both. ठीक है, as a security and includes the mortgage. तो बहुत आसान है ना देख के हम लोग लिख पाएंगे ना. It is an interest or lien created on what, property or assets of the company or its undertakings, and includes, sorry, as a security and includes mortgage. so without seeing, try and write same चीज. ना देख के लिखना एक अलग हैबिट होता है. interest or lien created on what, property or asset of whom, of company or its undertaking, as what, as security, and includes what, mortgage. is it clear? Okay, now बोला जा रहा है कि चार्ज क्रिएट हो मॉडिफाई हो, बाद में सेटिस्फैक्शन या रिलीज भी समझाऊंगा. अभी ये दो लाइन लिखा. ठीक है, चार्ज चाहे क्रिएट हो या मॉडिफाई हो, मैं समझा दूंगा. उससे from 30 days of creation of charge or modification of charge, it shall be registered. It shall be registered with ROC. Okay, this is the legal requirement of section 78. okay, now बोल रहे कि चार्ज क्रिएट हो या मॉडिफाई हो. ये मॉडिफाई टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता दूंगा. बट चार्ज पैदा होने का 30 दिन के अंदर फॉर्म नंबर CHG1. अच्छा, चार्जेस का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, CHG. तो CHG1 आपको लोन एग्रीमेंट के साथ, LA का मतलब क्या हो गया, लोन एग्रीमेंट के साथ फी पे करके रजिस्टर करवाना है. आप कौन हो, कंपनी. आप कौन हो, कंपनी, यानी कि बोरोवर, यानी कि जिसका एसेट है. अगर आप फेल करते हो, इफ यू फेल टू डू सो, देन द लेंडर कैन विद इन नेक्स्ट 30 days डू द सेम. यानी कि मैं लिख दे रहा हूं बोरोवर या लेंडर, दोनों ही कर सकते हैं, बोरोवर या लेंडर. अब सुनो मेरा बात, इतना आसान नहीं है. अगर लेंडर करेगा तो मैं कल जाके आपका एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करके आ जाऊंगा, भले ही आपका एसेट के ऊपर मेरा हक नहीं है. लेंडर करने से तो ऐसा ही होगा, लेंडर का तो एसेट नहीं है, तो क्या आसानी से रजिस्ट्रार वो रजिस्टर कर लेगा या शक करेगा? शक करेगा.
तो लेंडर जब अप्लाई करता है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, उतना आसानी से रजिस्ट्रार वो रजिस्टर नहीं करेगा। रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर बोलेगा, नोटिस भेजेगा बोरोवर को और बोलेगा क्या ये रजिस्ट्रेशन आपको ऐतराज है, और अगर इससे ऐतराज है तो हम लोग को बताइए क्यों ऐतराज है 14 दिन के अंदर। अगर बोरोवर 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को कुछ नहीं बताता है तो रजिस्टर कर लेगा वो। क्लियर है? सो दिस इज द प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। नाउ लिसन टू मी, व्हाट इफ दिस 30 days डेडलाइन इज नॉट कंप्लाइड, देन विद इन नेक्स्ट 270 days, यानी कि शुरू से कितना दिन, 30 + 270 300 दिन, शुरू से 300 days के अंदर तुम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, यानी कि माफी मांगते हुए डिले का एडिशनल फीस पे करके सेम चीज तुम कर सकते हो। समझ में आया? तो अगर 30 दिन के अंदर आप चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाते हो तो 300 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हो। डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज से 300 दिन के अंदर अंदर आप सेम फॉर्म नंबर, सेम फी, सेम लोन एग्रीमेंट देके आप नेक्स्ट 270 दिन के अंदर एडिशनल फी देके आप कर सकते हो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? इज इट क्लियर? सो इफ यू फेल टू register within 30 days, then registrar has power to condone the delay within 300 days of creation of such charge on payment of additional fees. On payment of additional fees. Is it clear? तो मैं क्या बोला अभी तक? मैं बहुत आसान चीज बोला। मैं बोला डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज या डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। मॉडिफिकेशन का मीनिंग बताया नहीं। डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज से 30 दिन के अंदर अंदर सीधा बोरोअर को जाके चार्ज को, यानी कि कंपनी को जाके चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार के पास फॉर्म नंबर CHG1 भर के लोन एग्रीमेंट लेके और फी पे करके, अगर 30 दिन के अंदर वो मिस करता है तो नेक्स्ट 270 दिन यानी कि डेट ऑफ क्रिएशन से 300 दिन के अंदर अंदर उसको सेम चीज करना पड़ेगा, एडिशनल फी पे करके, सीकिंग कॉन्डोनेशन, एक कुछ ग्राउंड्स देके डिले क्यों हुआ माफी मांगते हुए। पर अगर 30 दिन के अंदर बोरोअर नहीं करता है चार्ज को रजिस्टर, तो ये कंपनीज एक्ट लेंडर को भी पावर दे रहे हैं कि लेंडर जाके भी दरखास्त कर सकता है चार्ज को रजिस्टर करवाने के लिए, बट उसमें रजिस्ट्रार विल सर्व अ नोटिस, 14 days notice to whom? To the borrower seeking why this charge shall not be registered. If he fails to do so, then the registrar will register it. क्लियर है? तो यही मैं बोला अभी तक। अभी मैं दो चीज बोलूंगा। पहला चीज होगा चार्ज को रजिस्टर ना करने से क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नॉट रजिस्टरिंग अ चार्ज, एंड दूसरा चार्ज को कोई भी दिन रजिस्टर कराऊं उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। आई विल एक्सप्लेन and then I'll go forward and explain to you modification, then we will go to the slide and read the sections. Clear hai? So firstly, effect of non registration. कंपनीज एक्ट इज वेरी क्लियर कि अगर चार्ज बना के या क्रिएट करके आप रजिस्टर नहीं करवाते हो, रजिस्ट्रार को नहीं बताते हो, पब्लिक को इंफॉर्मेशन नहीं देते हो कि ये एसेट के ऊपर ये चार्ज है, तो आपका लेंडर का नुकसान ज्यादा होगा प्रैक्टिकली, क्योंकि वो लोन अनसिक्योर्ड लोन माना जाएगा। दैट विल नेवर बी सिक्योर्ड लोन इवन दो लोन एग्रीमेंट हैज मेंशन्ड दैट देयर इज अ सिक्योरिटी, even though loan
agreement has mentioned there's a security, Companies Act is clearly saying that चार्ज को अगर रजिस्टर नहीं कराते हो तो तुम्हारा लोन क्या बन जाएगा? अनसिक्योर्ड. सिंपल एज दैट. बिकॉज हो सकता है वो एसेट में चार्ज ऑलरेडी है और जिसका है उसका हक रहेगा. हाँ है ना. यही जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ये इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन है. यानी कि द लोन विल बिकम अनसिक्योर्ड. लोन विल बिकम अनसिक्योर्ड. इज इट क्लियर? क्लियर है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अच्छा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज तो समझ में आ गया, लोन सिक्योर्ड बनेगा. बट सिर्फ वही नहीं, किस दिन से बनेगा? अब सुनो, ऐसा नहीं है कि मैं चार्ज रजिस्टर कराया 200 दिन बाद तो 200 दिन तक मेरा लोन अनसिक्योर्ड और उसके बाद सिक्योर्ड. ऐसा नहीं है. मैं कभी भी चाहे रजिस्ट्रेशन करवाऊं, मार्क माई वर्ड, वेन एवर आई मे रजिस्टर द चार्ज विल बिकम, the loan will become secured from day one and will be treated as a secured loan from day one. It's not that registration जब से होगा तब से होगा. Registration हो गया तो उसका effect retrospectively आएगा. Clear है? So that is the effect of registration of charge. Loan will become secured from day one. Okay, now two more things we need to understand before we go to the reading part of it. एक है, what if ये 300 दिन का भी डिले, 300 दिन भी निकल गया, हो सकता है प्रोविजन नहीं पता था, कराया नहीं. 300 दिन का beyond 300 days रजिस्ट्रार कैन नॉट हेल्प. रजिस्ट्रार बोलेगा मेरे पास कोई पावर ही नहीं है. कंपनीज एक्ट 300 दिन तक का पावर दिया है मेरे को, उसमें पहला 30 दिन में कॉन्डोनेशन ऑफ डिले ना करने से भी चलेगा, टाइम लिमिट के अंदर हो रहा है. नेक्स्ट 270 डेज के अंदर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले देके आई एम एम्पावर्ड टू टेक एडिशनल फी एंड रजिस्टर योर चार्ज. बट बियॉन्ड 300 डेज इवन आई डू नॉट हैव पावर. सो हु हैज द पावर? तो बोल दिया कंपनीज एक्ट आरडी, जो रीजनल डायरेक्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में मैं बोला था, रीजनल डायरेक्टर जो है, रीजनल डायरेक्टर के पास तुम बियॉन्ड 300 दिन हो गया तो अप्लाई कर सकते हो फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. ठीक है. बट इसका मतलब इसका जो फॉर्म वगैरह है वो कुछ अलग ही होगा एंड उसके लिए आपको अलग फीस भी देना पड़ेगा और बहुत सॉलिड ग्राउंड रहना चाहिए इतना बड़ा डिले का. हाँ है ना, तभी जाके होगा. ये डिस्क्रिशनरी पावर है, बोथ दिस एंड दिस. क्लियर है? So this is the funda. So beyond 300 days, ये सेक्शन 87 का पार्ट है. दिस इज सेक्शन 87 का पार्ट. में एक साथ बोल दिया जाके एक बार याद रहे. बियॉन्ड 300 days ओनली आरडी कैन condone वाइड पावर्स ड्रॉन फ्रॉम सेक्शन 87. इज इट क्लियर? So this diagram is basically explaining section 77 plus a part of section 87. Is it clear? Modification is another section of course, but modification में भी वही लिखा रहेगा 77 में जो टाइम लिमिट है क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए, वही सेम टाइम लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर मॉडिफिकेशन ऑल्सो. सो मॉडिफिकेशन जब कराया जाएगा तब मैं ये सेम चीज़ आपको समझाऊंगा. बट ये डायग्राम मास्टर डायग्राम है, ये लग जाएगा. ठीक है. ओके. तो अभी हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं सेक्शन 77 को. ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस. तो देखो ड्यूटी किसका है, मैं पहले ही बता चुका था. ड्यूटी इज ऑन कंपनी. क्रिएटिंग अ चार्ज विद इन और आउटसाइड इंडिया, यानी कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, डजंट मैटर. ऑन इट्स मतलब लोन बाहर का हो सकता है एंड इंडिया का भी हो सकता है. ऑन इट्स प्रॉपर्टी और एसेट्स or any of its undertaking whether tangible or otherwise and situated in or outside India. और ये भी हो सकता है मैं डोमेस्टिक बैंक से लोन ले रहा हूँ, मेरा प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, उसको कोलैटरल रख के, ये भी हो सकता है.
ठीक है, जो भी हो, द रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर द चार्ज इज ऑन द कंपनी। ठीक है, नाउ क्या बोला, टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज साइंड बाय द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर टुगेदर, यानी कि लेंडर विथ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या हो गया, लोन एग्रीमेंट। सो सी द टेक्निकल टर्म्स, charge holder, we are not using the term lender, we are using the term charge holder, we are not using the term borrower, we are using the term company. Of course companies act है तो company का ही पढ़ रहे हैं, and we are using the loan agreement या instrument creating the charge। ठीक है, if any with registrar within 30 days of creation in form CHG 1। clear है? So this is the first section। इसमें और भी बाकी है, ऑफ कोर्स मैं बोला था अगर कंपनी फेल किया तो कौन। सो रजिस्ट्रार मे ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी अलाउ सच रजिस्ट्रेशन। मे का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशनरी, नॉट कंपल्सरी। मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज ऑफ सच क्रिएशन, यानी कि नेक्स्ट 270 डेज के अंदर, ऑन पेमेंट ऑफ सच एडिशनल फी। ऐसे नहीं, मतलब नॉर्मल फी प्लस एडिशनल फी देना पड़ेगा। इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन 300 डेज ऑफ सच क्रिएशन, देन द कंपनी शैल सीक एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 87 फ्रॉम RD। इज इट क्लियर? Any subsequent registration of charge shall not prejudice any right acquired in respect of any property before the charge is actually registered। इसका मतलब वही हुआ मैं जो समझाया, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुरू से मिलेगा। ठीक है, कभी भी रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक है, अ कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग एनी क्रिएशन, every instrument evidencing any creation or modification of charge and required to be filed with the registrar। मतलब लोन एग्रीमेंट जो चार्ज का मेन एविडेंस है उसको भी फाइल करना पड़ेगा CHG 1 के साथ। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले बाय रजिस्ट्रार, ये मैं बोल दिया, एक बार पढ़ लो। आफ्टर 30 days but within 300 days of such creation, registrar can condone the delay provided reasonable grounds are there। Is it clear? समझ में आ रहा है ना? Okay, next see where a company fails। अच्छा, this is section 78, ये भी मैं बोल दिया था। मैं 77 पढ़ाते वक्त बोला था कि कंपनी के ऊपर ड्यूटी है चार्ज को रजिस्टर करवाना, बट एट द सेम टाइम बोला कंपनी अगर फेल किया तो लेंडर यानी कि चार्ज होल्डर भी रजिस्टर करा सकता है, बट तब आसानी से रजिस्ट्रार रजिस्टर नहीं करेगा। रजिस्ट्रार क्या देखेगा, रजिस्ट्रार देखेगा कि कंपनी का सहमत है कि नहीं, तो कंपनी का सहमति नहीं मांगेगा, नेगेटिव कंफर्मेशन मांगेगा, बोलेगा ये अगर रजिस्टर ना करवाना है तो बोलिए क्यों नहीं करवाना है, और अगर नहीं बोलता है तो रजिस्टर कर लेगा। तो वही चीज लिखा है, वेयर अ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, द पर्सन इन हुज फेवर द चार्ज इज क्रिएटेड, यानी कि द चार्ज होल्डर may apply to the registrar for registration of the charge along with instrument created for charge within 30 days in CHG 1। The registrar may on such application within a period of 14 days after giving notice to the company, notice से 14 दिन के अंदर, unless the company itself registers the charge or shows sufficient cause why such charge should not be registered, allow such registration on payment of such fee as may be prescribed, provided that where registration is effected on application of the person in whose favor charge is created, that person shall be entitled to recover। अच्छा बोलो, पढ़ने का दरकार नहीं है। अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है और चार्ज क्रिएट करने के लिए CHG 1 फी के साथ लेंडर यानी कि चार्ज होल्डर भर रहा है, तो ये चार्ज होल्डर का खर्चा होना चाहिए या बोरोवर का? बोरोवर का, कंपनी का, तो इसका रिइंबर्समेंट मिलेगा। लास्ट पैरा वही बोला। क्लियर है? समझ में आया? ओके, नाउ कम टू सेक्शन 79। ये आखिरी सेक्शन है, ये पढ़ने के बाद आज हम लोग क्लास खत्म करेंगे 80 तक। ठीक है, we will do till 80। okay, now modification of charge, I had already told you while dealing with section 77 which prescribes the thought tarike and time limits for registering a charge। so section 77 was solely talking about charge को create होने का कितना दिन के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ता है। सेक्शन 78 बोला कि चार्ज अगर कंपनी फेल किया रजिस्टर करने में तो कौन, चार्ज होल्डर भी रजिस्टर करवा सकता है 30 दिन के अंदर। ठीक है, उसमें रजिस्ट्रार नोटिस देगा 14 दिन का।
सेक्शन 79 बोला क्रिएशन नहीं, मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? चेंज, वेरिएशन। तो बोला जा रहा है कि अगर लोन आपको दिया गया है और आपको कहा गया है 5 साल में चुकाइए, बट 5 साल आप बढ़ा के 7 साल करना चाहते हो म्यूचुअल एग्रीमेंट से, हो सकता है? हाँ। तो ये मॉडिफाई हो रहा है ना चार्ज का, क्योंकि ये सारा 5 साल तो लिखित है रजिस्टर में, तो तब जाके ये मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एंड इसका भी जो प्रक्रिया है और जो तरीका है वो सेम एज सेक्शन 77 है, यानी कि टाइम लिमिट्स आर एग्जैक्टली द सेम। सो एनी वेरिएशन in the original terms of the agreement is termed as modification, be it repayment schedule, be it rate of interest, be it कोई पार्ट पेमेंट हो गया, रिलीज, ठीक है, being it varying any other terms, ठीक है, all these are reasons of modification. And in case of modification of a charge also, the same procedure and the same time limits are applicable as was applicable in the diagram in section 77. यानी कि डेट ऑफ मॉडिफिकेशन का 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा मॉडिफिकेशन, ठीक है। अगर 30 दिन के अंदर नहीं होता है तो नेक्स्ट 270 दिन, अगर 300 दिन के नहीं हुआ तो 87 के तहत जो पड़े थे। क्लियर है? सो दिस is what section 79 is talking about. Let us go slowly and understand. Variation of any of the terms of agreement, including variation of rate of interest, which may be by mutual agreement or by operation of law. Rights of a charge holder. अच्छा, charge holder अपना right on the charge assign कर दिया थर्ड पार्टी को, कर सकते हैं। Rights can be assigned, Contract Act, ठीक है। Rights of a charge holder are assigned to a third party, it will be regarded as modification. नाम लिखना पड़ेगा। The provisions applicable to the registration of charge under section 77 shall apply to modification of charge. अभी तो बोला it shall apply. Some of the examples of modification वो लोग दे दिया। Number 1, varying any terms and conditions. Where modification is in pursuance of an agreement for enhancing or decreasing limits, बढ़ा दिया लोन का लिमिट या घटा दिया। Where modification is by ceding a pari passu charge. सर ये पारी पासू चार्ज क्या होता है? ये तो नया टर्म है। ऊपर में ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था, दिस एग्जाम्पल से हम लोग पारी पासू टर्म को समझ जाएंगे। अच्छा बोलो, यहां पे HDFC बोल रहे, इसमें क्लियरली फर्स्ट चार्ज होल्डर is SBI and second charge holder is HDFC. Now अगर ये बिल्डिंग का वैल्यू गिर गया, लेट्स से 20 करोड़ का बिल्डिंग 8 करोड़ हो गया, 8 करोड़ हो गया, इसका वैल्यूएशन ड्रॉप्स टू 8 करोड़। अब बोलो अब क्या ये चुका पाएगा? SBI का तो अकेला 10 करोड़ देना पड़ेगा, इसको 1 करोड़ देना पड़ेगा। तो यूजुअली फर्स्ट चार्ज होल्डर को पहले हक है, तो ये 8 करोड़ किसको मिल जाएगा? SBI को। HDFC को 1 पैसा नहीं मिलेगा। बट अगर HDFC ये डर से इसको लोन देने से इनकार कर दे और बोले कि मेरे को सेकेंड चार्ज होल्डर नहीं बन के मेरे को पारी पासू चार्ज होल्डर बनना पड़ेगा, मेरे को क्या बनना पड़ेगा? पारी पासू, तब जाके ICI को SBI को मनाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा और एक बैंक या लेंडर आ रहा है या चार्ज होल्डर बनेगा जिसका राइट्स पारी पासू रहेगा। SBI अगर सहमति दे दिया तो HDFC को पारी पासू चार्ज होल्डर बनाना पड़ेगा। पारी पासू का मतलब है ये 8 करोड़ विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 10:1, both will get proportionately. Are you getting me? So this is the meaning of the term pari passu. Is it clear? Okay. So देखो, where the modification is by ceding a pari passu charge. Ceding मतलब खत्म हो गया, एक पारी पासू, एक जन का क्लेम खत्म हो गया, चुक गया, तो हो सकता है ये भी तो मॉडिफिकेशन है। चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, चेंज इन रिपेमेंट शेड्यूल, समझा दिया, पार्शियल रिलीज ऑफ द चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर एसेट, all these things are modification which has to be registered. Okay, clear है? Okay, section 79,
says that section 77 relating to registration of charges shall so far as may be applied to a company acquiring any property subject to a charge within the meaning of that section or any modification in terms or conditions the extent of operation of any charge registered under that section. तो बेसिकली वही बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज भी आपको मिलेगा रजिस्ट्रार से एक बार आप मॉडिफाई करा लिए तो. दिस इज द सेक्शन 79. लास्ट सेक्शन फॉर दिस डे इज सेक्शन 80 जो बहुत आसान चीज बोला, पढ़ने का दरकार भी नहीं है, एक बार सुनिए उसके बाद देखेंगे फिर खत्म करेंगे. बोला गया है कि आप एक पर्सन हो जिसको कंपनी अप्रोच किया है लोन देने के लिए. आप एक एसेट को सिक्योरिटी रख के लोन देना चाहते हो. अब ये एसेट के ऊपर चार्ज है ऑलरेडी, आपको पता नहीं है, आपको एक्सप्लिसिट नोटिस नहीं है, कंपनी बोला नहीं अलग से, आप लोन दे दिए ये मान के कि कोई चार्ज नहीं है इस सिक्योरिटी के खिलाफ. हालांकि आप सेकंड चार्ज होल्डर हो, इसके खिलाफ ऑलरेडी चार्ज एग्जिस्ट करता है. क्या आप बाद में जाके क्लेम कर सकते हो दिस इज fraud or misrepresentation? The answer is no. The moment a charge is registered, it will be deemed that you have notice of the charge from the date of registration of the charge. तो वही लिखा गया है. क्लियर है? So देखो, where any charge or any property or asset of a company or any of its undertaking is registered under section 77, any person acquiring such property, assets, undertaking or part thereof or any share or interest therein shall be deemed to have notice of the charge from the date of such registration. Clear hai? Is it clear? So that concludes our discussion for the day. I am stopping exactly on time today because extra time nahi de rahe because of that reason, and we are meeting on Friday. We will conclude this chapter and also do question answers of this chapter on that day, and that day also you will sit for a test of chapter 7 and 10 only. Thank you. Any questions?